तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और जो हमारी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों की एक श्रृंखला चल रही है, उसमें आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए 22 दिसंबर 2021 को जो संस्कृत में पेडागॉजी के प्रश्न पूछे गए थे, तो उन पेडागॉजी के प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सीधे हम लोग देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। तो ध्यान रखिएगा, आज का जो हमारा पेपर है ये 22 दिसंबर 2021 का है और इसमें हम लोग पार्ट 2 आज देखेंगे। पार्ट 2 का मतलब है कि एक पेपर को हम लोगों ने दो भागों में विभक्त किया है। जो हमारा अपठित वाला भाग है उसको हम लोग अलग पढ़ते हैं और अपठित के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, पेडागॉजी के प्रश्नों की। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अपठित को देख लिया था, पढ़ लिया था, अपठित के भावार्थ को भी समझा था, उसके अंतर्गत आए हुए प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा ये भी देखा था। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे और इसमें हम बात करेंगे किसकी, पेडागॉजी के प्रश्नों की। तो चलते हैं, पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है भाषायाम अधिग्रहणम निम्नलिखित संदर्भे भवति। भाषायाम अधिग्रहणम, भाषायाम का मतलब है भाषा में, भाषा मतलब भाषा में, अधिग्रहणम अर्थात अधिग्रहण होता है। और अधिग्रहण किसको कहते हैं, तो अर्जन को कहते हैं। अधिग्रहण किसको करते हैं, कहते हैं अर्जन को। तो भाषा में अधिग्रहण निम्नलिखित संदर्भे भवति, निम्नलिखित के संदर्भ में होता है। अब भाषा में अधिग्रहण किसके संदर्भ में होता है, अर्थात भाषा में हम अर्जन जो करते हैं, जो अर्जन होता है भाषा का, वो किसके संदर्भ में होता है, विदेशीय भाषा या संदर्भ है। क्या विदेशी भाषा का हम अर्जन करते हैं, या मातृभाषा या अथवा प्रथम भाषा या संदर्भ है, मातृभाषा या आंग्ल भाषा या संदर्भ है, मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में क्या हम अधिग्रहण करते हैं, या सर्वभाषाणाम प्रथम द्वितीय तृतीय भाषाणाम संदर्भ है। हमारी जो सभी भाषाएं हैं, जो 3 भाषाएं हैं, त्रिभाषा सूत्र जो चलता है उसमें जो हम 3 भाषाओं की बात करते हैं उन सभी का हम क्या करते हैं, अधिग्रहण करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अधिग्रहण का अर्थ क्या है, अर्जन। और हम जानते हैं अर्जन केवल और केवल किसका होता है, मातृभाषा का होता है। अर्जन किसका होता है, मातृभाषा का होता है। अन्य भाषाएं जो होती हैं उनका क्या होता है, अधिगम होता है। क्या होता है बोलिए, अधिगम होता है। तो यहां अधिग्रहण की बात की जा रही है और अधिग्रहण की बात की जा रही है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, मातृभाषाया अथवा प्रथम भाषाया। जो बच्चे की मातृभाषा होती है उस मातृभाषा को ही हम प्रथम भाषा भी कहते हैं। तो बच्चा जब भाषा में अधिग्रहण करता है तो किसका करता है, अपनी मातृभाषा का करता है या अपनी प्राथमिक भाषा या प्रथम भाषा का करता है। अच्छा देखिए, मातृभाषा यहाँ पर भी है, लेकिन इसके साथ साथ एक और भाषा दी गई है, क्या, आंग्ल भाषा। तो मातृभाषा का तो अर्जन हो सकता है, लेकिन जो आंग्ल भाषा है इसका क्या होगा, तो इसका होगा अधिगम। इसलिए आपका ये तीसरा विकल्प जो है ये सही नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। भाषा में अधिग्रहण निम्नलिखित में से होता है, किसमें होता है, तो मातृभाषा अथवा प्रथम भाषा के संदर्भ में अधिग्रहण होता है। पहले प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17। ठीक है, अच्छा ये प्रश्न संख्या 16 से क्यों ये श्रृंखला शुरू हो रही है, क्योंकि इसके पहले 15 प्रश्न अपठित के हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 15 के आगे 16वां प्रश्न था जिसका उत्तर हमने देखा। अब हम बात करते हैं किसकी, 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न है मातृभाषा आधारितम, अर्थात मातृभाषा आधारित बहुभाषात्वम भवति। बहुभाषात्वम भवति, ये प्रश्न कह रहा है कि मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता क्या होती है, बहुभाषा क्या होती है। तो मातृभाषा पर आधारित बहुभाषा क्या होती है, मातृभाषायाम एव अधिगमः। क्या मातृभाषा में ही अधिगम करना होता है, इसमें मातृभाषा आधारित बहुभाषात्व में, या मातृभाषायाः आंग्ल भाषायाः हिंदी भाषायाश्च अधिगमः। मातृभाषा आधारित बहुभाषत्व क्या होता है कि इसमें हम मातृभाषा का, आंग्ल भाषा का और हिंदी भाषा का अधिगम करते हैं। या फिर तीसरा विकल्प होगा मातृभाषायाः प्रारभ्य बहुवीनां भाषाणाम अधिगमः। मातृभाषा से अपना हम अधिगम आरंभ करें और उसके पश्चात हम बहुत सारी भाषाओं को सीखें।
चौथा विकल्प है स्वदेशस्य सर्वासाम मातृभाषाणाम अधिगमः। स्वदेश की, अपने देश की जितने भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं का मातृभाषा के द्वारा मातृभाषा में अधिगम। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखिए मातृभाषा आधारित बहुभाषात्व की बात की जा रही है। तो मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या होती है? मातृभाषा या प्रारंभ, अपनी मातृभाषा से सीखना प्रारंभ करके और जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाता है वह बहुवी नाम भाषाणाम अधिगमः, बहुत सारी भाषाओं का अधिगम करता जाता है। तो मातृभाषा से आरंभ करके बहुत सारी भाषाओं का अधिगम करना, ये क्या कहलाता है? मातृभाषा आधारित बहुभाषात्व। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, और 18वां प्रश्न है पाठ्यक्रम अंतर्गता भाषा प्रयतते। पाठ्यक्रम अंतर्गता, जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा प्रयतते मतलब प्रयुक्त होती है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा प्रयुक्त होती है। शब्दावली विषय वस्तु च सहैव शिक्षयितुम, शब्दावली और विषय वस्तु के साथ ही सिखाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। या भाषाम विषय वस्तु च परस्परम योजयितुम, भाषा और विषय वस्तु को आपस में एक दूसरे से योजयितुम मतलब जोड़ने के लिए, इसके लिए हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा का प्रयोग करते हैं। या वर्ण विषयम एवं भाषा अध्यापन विषयम कर्तुम, वर्ण विषय में ही भाषा का अध्यापन करने के विषय में। भाषा कक्षायाम समाजशास्त्रम विज्ञान विषयम अन्य वापि विषयम पाठयितुम, और भाषा कक्षा में ही समाजशास्त्र विज्ञान विषय या अन्य कोई भी विषय पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए प्रश्न कह क्या रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा का प्रयोग हम करते हैं। हमारा जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम जो हमारा है, हमारे पाठ्यक्रम में मान लेते हैं हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, गणित भी है, विज्ञान भी है। तो जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में हम भाषा का प्रयोग करते हैं। किस लिए? भाषा किस लिए प्रयुक्त होती है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा भाषाम विषय वस्तु च, जो हमारी भाषा होती है और जो हमारी क्या होती है? विषय वस्तु होती है। ठीक है, भाषा और विषय वस्तु को परस्परम, परस्परम यहां पर, ठीक है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, परस्परम, ठीक है यहां पर सा होगा। तो ध्यान दीजिए भाषा विषय वस्तु को परस्परम मतलब आपस में, योजयितुम जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा का प्रयोग करते हैं। पाठ्यक्रम में जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं? क्योंकि हम अपनी भाषा और विषय वस्तु को क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं। क्योंकि जब तक हम भाषा को विषय वस्तु से जोड़ेंगे नहीं तब तक हम विषय वस्तु को समझ नहीं सकते हैं। विषय वस्तु को समझने के लिए हमको विषय वस्तु के साथ भाषा को जोड़ना पड़ता है। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न हम समझ चुके हैं। 19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न आ रहा है और 19वें प्रश्न में हम बात करेंगे भाषाम शिक्षायितुम। 19वां प्रश्न है भाषाम शिक्षायितुम प्रविधेः बहिर्गमनस्य अवधारणा अस्ति। भाषाम शिक्षायितुम, भाषा को सिखाने के लिए, भाषाम शिक्षायितुम का मतलब है भाषा को सिखाने के लिए, प्रविधेः बहिर्गमनस्य, जो हमारी विधियां होती हैं, जो भाषा को सिखाने के लिए विभिन्न विधियां होती हैं, कहीं पाठ्यपुस्तक विधि है, कहीं प्रत्यक्ष विधि है, कहीं वाद विवाद विधि है, कहीं हरवटी पंचपदी है, या जो विभिन्न प्रकार की विधियां हैं उन विधियों से बहिर्गमन करना मतलब बाहर जाना। अवधारणा अस्ति, ये कौन सी अवधारणा है? हम पाठ्य वस्तु को, भाषा को सिखाते समय जो विधियों से बाहर जाते हैं ये कौन सी अवधारणा होती है? तो भाषाम अध्यापनार्थम कस्यापि विशिष्ट विधेः आश्रयम न ग्रहणम, भाषा को अध्यापन करने के लिए, भाषा को पढ़ाने के लिए किसी भी विशेष विधि का आश्रय न ग्रहण करना, विशेष विधि का आश्रय न लेना, क्या ये है बहिर्गमन?
अथवा भाषाम शिक्षयितुम सर्वेषां प्रविधीनाम आश्रयणम, भाषा को सिखाने के लिए सभी विधियों का आश्रय ग्रहण करना, या भाषाम शिक्षकाणाम कृते कश्चित अपि विधि न उपयुक्तः, भाषा और शिक्षक के लिए कोई भी विधि उपयुक्त नहीं होती है, इस अवधारणा से हम प्रविधि के बाहर जाते हैं। चौथा विकल्प है भाषा शिक्षण विधयः भाषायाः अधिगमे बाधाः भवन्ति, जो भाषा शिक्षण की विधियां होती हैं वो भाषा के अधिगम में क्या उत्पन्न करती हैं? बाधा। ये भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं ये भाषा को सीखने में बाधक होती हैं। इस अवधारणा के कारण, इस सोच के कारण हम क्या करते हैं? प्रविधियों से बहिर्गमन करते हैं, मतलब बाहर जाते हैं। तो यहां पर देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए जो विधियां होती हैं ये बाधा तो होती नहीं है, और जब बाधा नहीं होती है तो चौथा विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, भाषा को सिखाने के लिए कोई भी विधि उपयुक्त नहीं है, ये भी उत्तर सही नहीं है। तो ये तो गलत हो गए, क्योंकि विधियां तो भाई सहायक होती हैं, इसलिए विधियां ना तो बाधा उत्पन्न करती हैं, ना ऐसा हम कह सकते हैं कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है ना, उपयुक्त नहीं है। ये दोनों विकल्प गलत हो गए। आपके सामने दो विकल्प बचे हैं। तो भाषा शिक्षयितुम सर्वेषां प्रविधीनाम आश्रयणम, भाषा को सिखाने के लिए सभी प्रविधियों का आश्रय लेने के लिए अध्यापक जो भाषा पढ़ाता है वो भाषा पढ़ाते समय प्रविधियों से बाहर जाता है। क्या ये विकल्प सही होगा? या भाषाम अध्यापनार्थम कस्यापि विशिष्ट विधि आश्रयम न ग्रहणम, भाषा को अध्यापन करते समय, भाषा को पढ़ाते समय किसी भी विशिष्ट विधि का आश्रय ग्रहण करना नहीं चाहिए। भाई मान लेते हैं हम प्रण करके बैठ जाएं, हम संकल्प लेके बैठ जाएं कि हम तो निगमन विधि से ही भाषा को पढ़ाएंगे, तो क्या ये जरूरी है कि हम बच्चों को निगमन विधि से ही पढ़ाएं? क्या ये विशेष विधि ही हम प्रयोग में ला सकते हैं? या हम ये संकल्प कर लें, ये प्रण कर लें कि हम बच्चों को केवल आगमन विधि से ही भाषा का अध्ययन करवाएंगे, हम और किसी विधि का प्रयोग नहीं करेंगे? तो क्या यह संभव है कि हम भाषा का संपूर्ण ज्ञान इसी विधि से करा सकते हैं, आगमन विधि से? तो हम किसी एक विधि से नहीं, हम किसी विशेष विधि का प्रयोग ना करके भाषा को सिखाने के लिए जब जहां पर जो विधि उपयुक्त होती है उस विधि का हम सहारा लेते हैं। और जब उस विधि का हम सहारा लेते हैं, मान लिया हम निगमन विधि का प्रयोग कर रहे थे, जब हमने भाषा पढ़ाने की शुरुआत की तो हमने किस विधि का प्रयोग किया? निगमन का। लेकिन हमें अगर आवश्यकता पड़ी आगमन विधि की तो निगमन विधि से तुरंत हम बाहर निकले और हमने किसका आश्रय ग्रहण कर लिया? आगमन विधि का। तो भाषा को सिखाने के लिए प्रविधि से बाहर जाना, ये अवधारणा क्या है? तो भाषाम अध्यापनार्थम कस्यापि विशिष्ट विधि आश्रयम न ग्रहणम, भाषा को सिखाने के लिए, भाषा को पढ़ाने के लिए किसी भी विशेष विधि का आश्रय ग्रहण नहीं किया जाता है, अपितु जब जो विधि उपयुक्त आपको लगे, जिस विधि के माध्यम से बच्चों को समझ में आए, जिस विधि के माध्यम से बच्चे सरलता से भाषा को ग्रहण कर सकें, सीख सकें, उस विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक निर्धारित विधि नहीं होती है। इसलिए आपका सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न, वो देख लेते हैं। 20वां प्रश्न हमारा कह रहा है काचिद अध्यापिका, कोई अध्यापिका है जो भाषाम शिक्षून, जो भाषा को सीखने वाले छात्रान छात्रों को, कोई अध्यापिका है जो भाषा शिक्षून, भाषा को सीखने वाले जो शिक्षु हैं, जो शिक्षार्थी हैं, ऐसे छात्रान छात्रों को नेत्राण पिहितुम, नेत्र पिहितुम, पिहितुम मतलब बंद करने के लिए, पिहितुम मतलब बंद करने के लिए, नेत्रों को बंद करने के लिए, ताम माने उनको, और च मतलब और, ध्यानेन श्रोतुम, ध्यान पूर्वक कही हुई बातों को सुनने के लिए निर्देश देती है। कोई अध्यापिका है जो भाषा के शिशुक्षु छात्र जो हैं, भाषा सीखने वाले जो छात्र हैं, उन छात्रों को निर्देश देती है कि वो अपनी आंखें बंद कर लें और कहे हुए वाक्यों को, बोले गए वाक्यों को क्या करें? ध्यानेन श्रोतुम, ध्यान से सुने। तो ध्यान से सुनने के लिए और आंखें बंद करने के लिए वो निर्देश देती है। तदा, जब बच्चे आंखें बंद कर लेते हैं और अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं कहाँ? वाक्यों पर, तब वो अध्यापिका क्या करती है? तदा सा, तब वह अध्यापिका तान प्रति, उनके लिए, किनके लिए? उन छात्रों के लिए, त्रीणि वाक्यानि पठति, 3 वाक्य पढ़ती है। पहले तो अध्यापिका ने निर्देश दिया कि आप लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित कीजिए? वाक्यों को सुनने में।
उसके बाद वह अध्यापिका उन छात्रों के लिए 3 वाक्य पढ़ती है। प्रत्येकम वाक्यम द्विवारम पठ्यते, और प्रत्येक वाक्य को 2 बार पढ़ती है। तदा छात्राः श्रुतानि 3 वाक्यानि लेखितुम कथ्यन्ते। उसके बाद वह छात्रों से कहते हैं कि जो वाक्य तुमने अभी सुने हैं उन वाक्यों को क्या करो, लिखो। एषः कार्य प्रविधि कह कथ्यते, इस प्रकार की जो कार्य पद्धति है, कार्य विधि है, ये क्या कही जाएगी। संवृत श्रुतलेखः, योजनाबद्ध श्रुतलेखः, वाक्य श्रुतलेखः या फिर व्याकरण श्रुतलेखः। तो आपका जो 20वां प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। एक बार संक्षेप में हम प्रश्न को पुनः समझ लें कि कोई अध्यापिका अपने बच्चों से कहती है कि जो भाषा के विद्यार्थी हैं उनसे कहती है कि अपनी आंखें बंद करो और ध्यानपूर्वक वाक्यों को सुनो। उसके बाद वह 3 वाक्य बोलती है और तीनों वाक्य 2-2 बार बोलती है। उसके बाद कहती है कि सुने गए वाक्यों को क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर यह जो कार्य प्रविधि अपनाई जा रही, इस कार्य प्रविधि को हम क्या कहेंगे, संवृत श्रुतलेखा कहेंगे या फिर योजनाबद्ध श्रुतलेखा कहेंगे, वाक्य श्रुतलेखा कहेंगे या फिर व्याकरण श्रुतलेखा। तो यहाँ पर देखिए श्रुतलेख तो सम में आ रहा है, श्रुतलेख सम में आ रहा है, लेकिन कौन सा है, संवृत है, योजनाबद्ध है या व्याकरण है या वाक्य है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे किसकी बात की जा रही है, वाक्य की। वाक्यों को बोलती है और 3 वाक्यों को बोलती है, प्रत्येक वाक्य को 2 बार बोलती है, मतलब दोहराती है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, वाक्य श्रुत लेखा। ठीक है, सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। 21वां प्रश्न है, पठनस्य अधोगामी प्रक्रियायाः बलम अस्ति। पठनस्य अधोगामी प्रक्रियायाः, जो पठन की अधोगामी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रियायाः मतलब प्रक्रिया का बल होता है। पठन की अधोगामी, अधोगामी का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर आना। ठीक है, तो पठन की जो अधोगामी प्रक्रिया होती है इसमें इसका बल होता है, इसमें बल दिया जाता है किस पर, अंशात पूर्णम प्रति, क्या हम अंश से पूर्ण की ओर इस पर बल देते हैं, या विस्तरात संक्षिप्तम प्रति, विस्तृत से संक्षिप्त रूप पर बल देते हैं, या पूर्णात अंशम प्रति, पूर्ण से अंश पर यह होता है, या चिंतनात विश्लेषणम प्रति, चिंतन से विश्लेषण की ओर। तो ध्यान दीजिए अधोगामी प्रक्रिया का बल होता है किस पर होता है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्णात अंशम प्रति। पूर्णात अंशम प्रति का मतलब ये है कि जब हमें कोई विषय वस्तु बच्चों को पढ़ानी होती है तो हम पहले संक्षेप में उस विषय को एक कहानी के माध्यम से, एक कहानी के तरीके से संक्षेप में उस पूरी विषय वस्तु को हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और जब पूरी विषय वस्तु को बच्चे संक्षेप में पहले से जान लेते हैं उसके बाद हम उसके एक एक अंश की बात करते हैं, एक एक खंड की बात करते हैं। अर्थात हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि हम पहले मान लेते हैं वाक्य हमको पढ़ाना, हमने पूरा वाक्य बच्चों को बता दिया, पूरा वाक्य बोल दिया। उसके बाद वाक्य के बाद हम किसकी बात करेंगे, शब्द की बात करेंगे, उसके एक एक शब्द को। पहले हम पूरा वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके अंतर्गत आए हुए एक एक शब्द की बात करेंगे। तो ये क्या है, पूर्ण से अंश की ओर। अब वाक्य क्या है, ये आपका पूर्ण है, और शब्द क्या है, इसका एक अंश है, इसका एक भाग है, इसका एक टुकड़ा है। तो पठन की अधोगामी, अधोगामी का मतलब ये है, वैसे तो हम क्या करते हैं, हम पहले वर्ण पढ़ते हैं, वर्ण से हम किसकी ओर बढ़ते हैं, शब्द की ओर, शब्द से किसकी ओर बढ़ते हैं, वाक्य की ओर। ये हमारी प्रक्रिया जो है, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, ये हमारी प्रक्रिया क्या है, जब हम यहां से यहां की ओर चलते हैं ये होती है हमारी प्रक्रिया ऊर्ध्वगामी। क्या होती है, ऊर्ध्वगामी। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, मतलब पहले वाक्य पढ़ा, फिर शब्द समझा, फिर वर्ण समझा, ये हमारी प्रक्रिया क्या है, अधोगामी। ये क्या है, अधोगामी। ठीक है, तो यहां पर जो प्रश्न था, पठन से अधोगामी प्रक्रियायाः बलम अस्ति, पठन की अधोगामी प्रक्रिया का बल होता है, किस पर बल होता है, तो पूर्णात अंशम प्रति। पहले पूर्ण स्वरूप को प्रस्तुत किया जाता है संक्षेप में, उसके बाद उसके एक एक अंश की, एक एक भाग की, एक एक खंड की बात की जाती है। तो यहां पर आपका सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न क्या है, भाषायाः अधिगम काले, भाषा का अधिगम करते समय, भाषा का अधिगम करते समय शिशिक्षुभिः गंतव्यम।
भाषा को अधिगम करते समय मतलब सीखते समय जो शिशुक्ष होते हैं, जो भाषा के विद्यार्थी होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, उनको गंतव्यम मतलब जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? तो भाषा को सीखते समय बच्चों को जाना चाहिए स्वरूपात अर्थम प्रति, क्या भाषा के स्वरूप से उसके अर्थ की ओर जाना चाहिए। नियमात प्रयोगम प्रति, नियम से प्रयोग की ओर जाना चाहिए, मतलब पहले नियम समझें फिर उसके प्रयोग देखें। वर्णात प्रयोगम प्रति या अर्थात स्वरूपम प्रति। तो भाषा के अधिगम के समय, भाषा को सीखते समय बच्चों को जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? स्वरूपात अर्थम प्रति, नियमात प्रयोगम प्रति, वर्णात प्रयोगम प्रति या फिर अर्थात स्वरूपम प्रति। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भाषा का अधिगम करते समय बच्चों को जाना चाहिए अर्थ से स्वरूप की ओर। ठीक है, तो 22वां प्रश्न, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक मिनट। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, ठीक है। और 23वां प्रश्न है, भारतवर्षे विद्यालय पाठ्यक्रमे आंग्ल भाषा अस्ति। भारतवर्ष में विद्यालय पाठ्यक्रम में, जो भारतवर्ष में विद्यालय का पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम में आंग्ल भाषा भवति मतलब आंग्ल भाषा होती है, अंग्रेजी भाषा होती है। क्या होती है? विदेश भाषा। क्या भारतीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा को विदेशी भाषा कहा जाता है? या ये प्रथम भाषा होती है, द्वितीय भाषा होती है, या फिर संवैधानिक भाषा? तो बड़ा सरल सा प्रश्न है, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। भारतवर्ष के विद्यालय के जो पाठ्यक्रम होते हैं, उन पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी भाषा को हम क्या कहते हैं? तो द्वितीय भाषा कहते हैं। प्रथम भाषा क्या होती है? बच्चे की मातृभाषा होती है ना। और द्वितीय भाषा क्या होती है? हिंदी होती है या फिर क्या होती है? अंग्रेजी होती है। अब यहाँ हिंदी तो है नहीं, अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी? द्वितीय भाषा हो जाएगी। ठीक है, और एक क्या होती है? वैकल्पिक भाषा होती है। तो यहाँ सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 23वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, और 24वां प्रश्न है, संसाधन रूपे बहुभाषात्व से अर्थोस्ति। संसाधन रूप में बहुभाषात्व का अर्थ होता है। संसाधन रूप में, देखिए ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, किसकी बात की जा रही है? संसाधन की। ठीक है, और संसाधन जो होता है वो क्या होता है? संसाधन क्या होता है? भाषा को सीखने में सहायक होता है। भाषा सीखने में क्या होता है? भाषा सीखने में सहायक होता है। संसाधन क्या होता है? बोलिए। भाषा सीखने में सहायक होता है। ठीक है, तो संसाधन रूपे बहुभाषात्व से अर्थोस्ते, संसाधन के रूप में बहुभाषत्व का अर्थ होता है। मतलब जो बहुभाषिकता होती है, इसका संसाधन के रूप में अर्थ क्या होता है? तो सर्वान छात्रान अधिकाः भाषाः शिक्षायितुम्। ये जो बहुभाषिकता होती है, ये सभी छात्रों को अधिक से अधिक भाषाएं सिखाती है। या शिशुक्षूणाम छात्राणाम भाषाणाम विद्यालय अध्यापन अध्ययनार्थम प्रयोगः। जो शिशुक्षु छात्र हैं, जो शिक्षा लेने वाले छात्र हैं, उनको भाषाणाम भाषा के विद्यालय में अध्यापन अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है। जब शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं भाषा की, तो ये जो बहुभाषिकता होती है, ये क्या करती है? अध्ययन और अध्यापन में प्रयोग की जाती है। तीसरा विकल्प है, यथा संभवम अधिका नाम भाषाणाम अधिगमः। यथा संभव अधिक से अधिक भाषाओं का क्या करना? अधिगम करना। या सर्वासु कक्षासु आंग्ल भाषायाः प्रयोगाय प्रोत्साहनम। सभी कक्षाओं में आंग्ल भाषा के, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। तो केवल अंग्रेजी भाषा की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ प्रश्न बहुभाषिकता का है। अंग्रेजी भाषा की बात करेंगे तब तो एक ही भाषा हो जाएगी, इसलिए विकल्प सही नहीं है। और यथासंभव मतलब जितना संभव हो सके उतना अधिक से अधिक भाषाओं का अधिगम करना। चलिए, हो सकता है ये सही हो, लेकिन और विकल्प देख लें। शिशुक्षूणाम छात्राणाम, जो शिशुक्ष छात्र होते हैं, जो शिक्षा लेने वाले छात्र होते हैं,
वो भाषाणाम विद्यालये अध्यापन अध्ययनार्थम प्रयोगा, वो बहुभाषिकता को अपने विद्यालय में अध्ययन और अध्यापन के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है, बी है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, निरंतर मूल्यांकन से अर्थोस्ति। निरंतर मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो निरंतर मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, हम ये देखते हैं। निरंतर मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो पहला विकल्प कह रहा है निरंतर रूपेण छात्राणाम मूल्यांकनम, निरंतर रूप से छात्रों का मूल्यांकन करना, यह निरंतर मूल्यांकन का अर्थ होता है। दूसरा है प्रतिदिनम छात्राणाम परीक्षा प्रत्येकम छात्र से च अभिलेखा, प्रतिदिन छात्रों की परीक्षा ली जाए और प्रत्येक छात्र के अभिलेख तैयार किए जाए, उनकी रिपोर्ट तैयार की जाए। कालांतरे अधिगमस्य मूल्यांकनम अभिलेखः च, कालांतर एक समयावधि पर, ठीक है, एक समयावधि पर या कुछ समय पश्चात जो है अधिगम का मूल्यांकन किया जाए और उसके अभिलेख तैयार किए जाएं। ठीक है, और चौथा है छात्र से अधिगम विषय नियमित रूपेण सूचनम, छात्र के अधिगम के विषय में नियमित रूप से सूचनम मतलब सूचना देना। देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हम बात करें फिर से प्रश्न को एक बार समझिए, बात करें किसकी, निरंतर मूल्यांकन की। निरंतर मूल्यांकन का मतलब है, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, सतत। ठीक है, ये कैसा मूल्यांकन है, तो निरंतर मूल्यांकन का मतलब क्या है, सतत मूल्यांकन। ठीक है, और सतत मूल्यांकन की जब हम बात करते हैं तो देखिए ये आपका प्रतिदिन नहीं होता है। ठीक है, और निरंतर का मतलब ये तो जो प्रश्न है वही यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं। खैर ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपका जो विकल्प है वो कौन सा है, ये सी वाला, कालांतरे। एक निर्धारित समयावधि पर सप्ताह में या महीने में या 3 महीने में एक निश्चित समयावधि पर अधिगम का मूल्यांकन करना और उसके अभिलेख को तैयार करना, उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 25वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है, सी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है काव्य पाठनस्य ध्यानम अत्र न भवेत, काव्य पाठनस्य ध्यानम अत्र न भवेत, काव्य पाठ का ध्यान यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि जब हम कविता पढ़ रहे हों, क्या पढ़ रहे हों, बोलिए कविता, जब हम बच्चों के सामने कक्षा में कविता पाठ कर रहे हों तो कविता पाठ करते समय, काव्य पाठ करते समय ध्यान नहीं होना चाहिए। अत्र मतलब यहाँ पर, तो कहाँ पर ध्यान नहीं होना चाहिए, क्या कविता पाठ करते समय प्रशंसा या मनोरंजने च, प्रशंसा और मनोरंजन पर ध्यान नहीं होना चाहिए। मतलब अगर बच्चा कोई कविता पाठ कर रहा है तो क्या हम उसकी प्रशंसा ना करें, उसको हम प्रोत्साहित ना करें, या उसकी कविता पाठ के माध्यम से हम आनंद को प्राप्त ना करें? नहीं, बिल्कुल हम मनोरंजन के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए और बच्चों को पढ़ने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ही तो हम कविता पाठ करते हैं। ये तो होना ही चाहिए, ये होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और हमको देखना है कि क्या नहीं होना चाहिए। व्याकरण अध्यापने, क्या कविता पाठ करते समय हमारा ध्यान व्याकरण के अध्यापन पर होना चाहिए, व्याकरण पढ़ाना चाहिए। अथवा काव्य साधनेषु, जो काव्य के साधन हैं, जिन साधनों से हम काव्य को प्रस्तुत कर सकते हैं, हो सकता है भाई हम टेप रिकॉर्डर के द्वारा हम काव्य को प्रस्तुत करें, है ना, या किसी बच्चे के माध्यम से, या किसी किताब में किसी कविता को पढ़ करके किताब के माध्यम से, या समीक्षात्मक चिंतने, जो कविता हम पढ़ रहे हैं उस कविता से हमको क्या शिक्षा मिल रही है, उससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है, उस कविता का सारांश क्या है, उसका भावार्थ क्या है, ये सब हमको चिंतन करना चाहिए। तो देखिए काव्य पाठ करते समय ध्यान नहीं होना चाहिए, तो चिंतन पर और समीक्षा पर ध्यान होना चाहिए, साधनों पर ध्यान होना चाहिए, प्रशंसा और मनोरंजन पर ध्यान होना चाहिए। अगर ध्यान नहीं होना चाहिए तो कहाँ नहीं होना चाहिए, व्याकरण के अध्यापन पर, व्याकरण के अध्यापन पर ध्यान नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, 27वां प्रश्न है भाषायाः अध्यापने शिक्षणे च किम महत्वपूर्णम अस्ति, भाषा के अध्यापन में और शिक्षण में क्या महत्वपूर्ण होता है। पेन पेंसिल चमसाद उपकरणानि,
पेन, पेंसिल, चम्मच मतलब दवात इत्यादि ये उपकरण आवश्यक होते हैं भाषा के शिक्षण और अध्यापन में। या वास्तविक जीवितः जनः, वास्तविक जीवित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। वास्तविक भाषा प्रयोगः या स्वभाषायाम भाषणम। तो आपका जो प्रश्न है भाषा के अध्यापन और उसके शिक्षण में, भाषा को सीखने में और उसके अध्यापन में क्या महत्वपूर्ण होता है, 4 विकल्प हैं। तो देखिए भाषा को सीखने में पेन, पेंसिल और ये सब उपकरण नहीं भी होंगे तब भी हम भाषा को सीख सकते हैं, है ना भाई। मौखिक रूप से हम लिखित रूप से नहीं सीख पाएंगे, तो हम मौखिक रूप से, अगर कोई वास्तविक जीवित व्यक्ति नहीं है तो क्या हम भाषा को नहीं सीख सकते हैं, तब भी हम भाषा को सीख सकते हैं, तब भी हम भाषा को सीख सकते हैं, ठीक है। अगर स्वभाषायाम भाषणम, अपनी भाषा को हम नहीं प्रयोग में लाएंगे तो क्या हम भाषा को नहीं सीख सकते हैं, तब भी सीख सकते हैं। जो हम भाषा सीखने गए हैं उसको हम उसी भाषा के माध्यम से सीख सकते हैं। वास्तविक भाषा प्रयोग, अगर हम वास्तविक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या भाषा नहीं सीख सकते हैं, बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। वास्तविक भाषा का मतलब देखिए, स्वभाषा का मतलब ये है, स्वभाषा का मतलब क्या है, जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी मातृभाषा है। अच्छा, मातृभाषा जो होती है, जो हम अपने घर में बोलते हैं उस भाषा में, और वही मातृभाषा जो हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो विद्यालय की भाषा में अंतर होता है, ठीक है। मातृभाषा जो हम अपनी माँ से सीखते हैं, जो हम अपने घर में प्रयोग में लाते हैं उस भाषा में, और वही मातृभाषा, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, मातृभाषा है ये, और हिंदी जो हम अपने घर में बोलते हैं, तो मान लिया हम भोजपुरी क्षेत्र के रहने वाले तो हम अपने घर में भोजपुरी बोलेंगे, अवधी क्षेत्र के रहने वाले हैं अवध क्षेत्र के तो हम अवधी बोलेंगे, ब्रज क्षेत्र के हैं तो हम ब्रज बोलेंगे। है सब हिंदी का ही रूप, लेकिन इसका हम प्रयोग विद्यालय में न करके हम किसका प्रयोग करते हैं, जो वास्तविक भाषा है। और वास्तविक भाषा वहां पर क्या है, हमारी मानक भाषा। तो यहां पर हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, 28वें प्रश्न की बात करते हैं। और देखिए बड़ा बढ़िया प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूपम एतद अवधारयति। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप, राष्ट्रीय पाठचर्या जिसको हम एनसीएफ के नाम से भी जानते हैं, एनसीएफ 2005, तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2005 एतत् अवधारयति। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2005 अर्थात एनसीएफ 2005 एतत् अवधारयत, उसकी ये अवधारणा है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की क्या अवधारणा है, एनसीएफ की क्या अवधारणा है, शिक्षुः ज्ञानस्य निर्माता अस्ति। जो शिक्षार्थी होता है, जो विद्यार्थी होता है, जो बच्चा होता है, वो ज्ञान का निर्माता होता है। शिक्षुः ज्ञानस्य प्राप्तकर्ता अस्ति। जो शिक्षार्थी होता है वो ज्ञान का प्राप्तकर्ता होता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। शिक्षुभिः बह्व्यः भाषाः शिक्षितव्या। जो शिक्षु होता है, शिक्षार्थी होता है, उसको बहुत सारी भाषाएं सीखनी चाहिए। या मूल्यांकनम परीक्षा आधारितम भवितव्यम। बच्चों का मूल्यांकन परीक्षा आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका फैक्चुअल प्रश्न है, फैक्ट पूछा जा रहा है, और यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, ए है। बच्चा जो होता है वो ज्ञान का निर्माता होता है। बच्चा जरूरी नहीं कि अध्यापक से ज्ञान प्राप्त करे, बच्चा स्वयं ज्ञान का क्या होता है, निर्माता होता है। ये कथन किसका है, एनसीएफ 2005 का। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ रहा है, भाषा पाठ्यक्रमे भवति। भाषा पाठ्यक्रम में क्या होता है, तो भाषा पाठ्यक्रम में क्या होता है, अध्ययन सामग्री मूल्यांकनम च। अध्ययन सामग्री और उसका मूल्यांकन होता है भाषा के पाठ्यक्रम में। भाषायाः अध्यापनाय शिक्षणाय च उद्देश्यानि उपकरणानि विधयः विषयाः मूल्यांकनम च। भाषा के अध्यापन और शिक्षण के लिए उद्देश्य क्या है। अगर हम भाषा सीखने जा रहे हैं या सिखाने जा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। हर भाषा को सीखने के पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य, फिर उपकरण, किन माध्यमों से हम भाषा को सीखेंगे, भाषा को सीखने की विधियां, विषय और मूल्यांकन, क्या ये भाषा के पाठ्यक्रम में होता है। उद्देश्यान प्रकरण व्याकरण विषयाः च। और चौथा विकल्प है मूल्यांकन प्रक्रिया अध्यापन प्रणाली। देखिए सबसे पहले मूल्यांकन की बात हो रही है डी विकल्प में, इसलिए ये विकल्प तो आप खुद ही बता सकते हैं कि सही नहीं होगा। सबसे पहले भाई पाठ्यक्रम में हम सबसे पहले मूल्यांकन की बात थोड़ी ही करेंगे,
तो ये तो सही नहीं है। उद्देश्य की बात करेंगे, उद्देश्य यहाँ पर आया है, फिर प्रकरण है, फिर व्याकरण विषय है। व्याकरण विषय की बात हम नहीं करेंगे, है ना, सीटेट के संदर्भ में। अब देखिए दो विकल्प हमारे गलत हो गए। अब पहला विकल्प है अध्ययन की सामग्री और मूल्यांकन, केवल अध्ययन की सामग्री और मूल्यांकन की बात की जा रही है, इसलिए ये विकल्प भी हमारा उपयुक्त विकल्प नहीं है। अब एक विकल्प हमारे सामने शेष है, तीन तो गलत हो गए, एक शेष है, कौन सा, बी वाला, जो कह रहा है कि भाषा का अध्यापन करने के लिए, उसका शिक्षण करने के लिए सबसे पहले हमारे पास उद्देश्य होने चाहिए। किस उद्देश्य से हम भाषा को सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, उद्देश्य हो, फिर उपकरण हो, फिर विधियां हो, विषय हो, और अंत में क्या हो, मूल्यांकन हो। तो ये बिल्कुल सही, बिल्कुल उपयुक्त विकल्प है। भाषा का पाठ्यक्रम होता है, क्या होता है, भाषा के पाठ्यक्रम में क्या होता है, तो भाषा का अध्यापन करने के लिए, शिक्षण करने के लिए उद्देश्य होते हैं, उपकरण होते हैं, विधियां होती हैं, विषय होता है, और क्या होता है, मूल्यांकन। तो यहां पर सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अंतिम प्रश्न ये देखिए, 30वां प्रश्न, लेखन प्रक्रियाम अंतर्निहिता सन्ति। जो लेखन की प्रक्रिया होती है, देखिए हम जब कुछ लिखते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के अंतर्गत जब हम लेख लिखते हैं तभी हमारा लेख क्या होता है, प्रभावी होता है। अब ये लेखन की प्रक्रिया क्या होती है, लेखन की प्रक्रिया में क्या क्या निहित होता है, ये हमें बताना है। तो लेखन की प्रक्रिया में सबसे पहले हम विचारोत्तेजन होता है, मतलब हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, विचारों को उत्पन्न करना पड़ता है। उसके बाद योजना विधानम, हम एक योजना निर्धारित करते हैं, योजना बनाते हैं कि उन विचारों को हमें कैसे प्रस्तुत करना है। उसके बाद पांडुलेखनम, हम उनकी एक पांडुलिपि तैयार करते हैं, उनकी हम एक ड्राफ्टिंग करते हैं, उनको हम लिखते हैं, और लिखने के बाद हम क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, और अगर उनमें कोई त्रुटियां हैं तो उन त्रुटियों को हम दूर करते हैं। अच्छा, संशोधनम क्या है, रिवाइजिंग है, त्रुटि शोधनम अलग है। फिर क्या है, अंतिम प्रारूपम, अंतिम प्रारूप हम निर्धारित करते हैं। दूसरा विकल्प है विचारोत्तेजनम, देखिए विचारोत्तेजनम यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर क्या है, योजना विधानम। उसके बाद क्या है, प्रारूपीकरणम। फिर क्या है, पांडुलेखनम। उसके बाद क्या है, अंतिम प्रारूपम। नहीं, देखिए सीधे पांडुलेखन के बाद किस पर आ गए, अंतिम प्रारूप पर, जबकि पांडुलेखन के बाद हम क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं। प्रूफ रीडिंग का मतलब है कि हम उसको पढ़ते हैं और जो भी त्रुटियां हैं उनको हम सही करते हैं। तो ये तो सही नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, विचारोत्तेजनम योजना विधानम, पहले हम विचार उत्पन्न करते हैं, योजना बनाते हैं, प्रारूपीकरण करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, परामर्श करते हैं, अंतिम प्रारूप। यहाँ भी अंतिम प्रारूप की बात हो गई, यहाँ भी संशोधन की बात नहीं हुई है। और ध्यान दीजिए, जब तक हम संशोधन नहीं करेंगे, प्रूफ रीडिंग नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी लेख को उत्तम लेख नहीं कह सकते हैं। तो सी विकल्प भी कहीं ना कहीं गलत है, बी विकल्प भी गलत है। अब हमारे सामने ए और डी विकल्प शेष है, तो हम एक बार देख लेते हैं डी विकल्प क्या है। तो डी विकल्प में है विचारोत्तेजनम, योजना विधानम, प्रारूपीकरणम और अंतिम प्रारूपम। तो ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, हमारा जो संशोधन है, जो रिवाइजिंग है, त्रुटि शोधन है, प्रूफ रीडिंग है, ये ना तो डी विकल्प में है, ना सी विकल्प में है, ना बी विकल्प में है। और जब इन तीनों में नहीं है, भाई देखिए आप जानते होंगे, जब भी लेख लिखा जाता है तो पहले तो विचार उत्पन्न किए जाते हैं, और विचार उत्पन्न करने की बात कहीं ना कहीं चारों विकल्पों में है। फिर एक योजना बनाई जाती है, फिर एक प्रारूप तैयार किया जाता है, फिर उसको लिखा जाता है, और फिर क्या किया जाता है, उसको रिवाइज किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है, प्रूफ रीडिंग की जाती है, संशोधन किया जाता है, ये सब प्रक्रिया होती है। और फिर क्या होता है, अंतिम प्रारूप तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अंतिम प्रारूप तैयार करने की बात कहीं ना कहीं सब में है, विचारोत्तेजन की बात सब में है, लेकिन त्रुटि संशोधन की बात किसी में नहीं है, और इसलिए ये तीनों विकल्प गलत हैं, और ये हमारा विकल्प, पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो लेखन की प्रक्रिया होती है, लेखन की प्रक्रिया में क्या क्या निहित होता है, तो विचारोत्तेजन हो गया, योजना विधान हो गया, पांडुलेखनम हो गया, संशोधनम हो गया, त्रुटि संशोधनम हो गया, अंतिम प्रारूपम हो गया, और ये सब कुछ क्या कहलाता है, लेखन की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये विकल्प सही उत्तर है। और इसके साथ ही ये 30वां प्रश्न था, और ये
आज का जो 22 दिसंबर 2021 का जो हमारा पेपर था, जिसमें हमने 15 प्रश्न लिए पेडागोजी के, इसके पहले पिछली क्लास में हमने 15 प्रश्न अपठित के देखे थे। तो ये 22 दिसंबर 2021 का पेपर यहाँ पर होता है संपन्न। और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, प्रतीक्षा रहेगी। और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्र जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हो या जो भी संस्कृत विषय से कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उन तक जरूर इस क्लास को पहुंचाइएगा। हम मिलेंगे पुनः एक नए पेपर के साथ अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।